इतनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गई? इतनी प्रॉपर्टीज़ कुछ गवर्नमेंट ने, जो तत्कालीन सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी उस समय की, उन्होंने कुछ तुष्टीकरण के वश में आके उनको ज़मीनें ट्रांसफ़र कर दी। सरकार ने खुद केस डाला कि नहीं, ये ज़मीनें इनकी नहीं है, हमारी हैं ज़मीनें। लेकिन फिर 1984 में एक बार तुष्टीकरण की राजनीति की गई। आप अगर किसी एक संप्रदाय को, और वो भी ऐसी जगहों पे ज़मीनें हैं जहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य किए जा सकते हैं, दिल्ली के बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बनाई जा सकती हैं। आप देखें ना, एक एक इंच के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, एक एक इंच के लिए कत्ल हो जाते हैं, और यहाँ इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको दान दे दी गई। नमस्कार, हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। ये आज सब जानते हैं कि पूरे देश भर में रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन कैसे आ जाती है, ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। दिल्ली के अंदर भी कुछ इसी तरह का माहौल है। दिल्ली की वीआईपी और वीवीआईपी की करीब 123 संपत्तियां ऐसी हैं जो रातों रात वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई, वो भी 2014 के चुनाव से ऐन पहले। आखिर कैसे दिल्ली की वो अहम महत्वपूर्ण संपत्तियां तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड के नाम की गई, और क्या थी उसके पीछे की राजनीति जो अब अदालत तक पहुंच चुकी है। कोर्ट में केस चल रहा है, 123 संपत्तियों को वापस पाने की लड़ाई चल रही है। सरकार चाहती है कि अब उन पर सरकार का अधिकार हो, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड चाहता है कि यह जमीन उनके पास ही रहे। जब भी आप दिल्ली में निकलेंगे, वीवीआईपी इलाकों में निकलेंगे, तो जरूर नजर डालिएगा, आपको कहीं ना कहीं कोई मजार, कोई कब्रिस्तान, कोई दरगाह जरूर दिखाई देगी। 123 संपत्तियों का ये पूरा मामला जो है अभी कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, और ये फैसला ये तय कर देगा कि वक्फ बोर्ड को जो रातों रात तुष्टीकरण के लिए जमीन दी गई थी, उस पर इनका हक कितना है, कितना नहीं है। इस केस को कोर्ट में लड़ रहे हैं रुद्र विक्रम सिंह, जो कि हमारे साथ आज मौजूद है। रुद्र विक्रम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट में ये मामला पहुंच तो चुका है 2014 के बाद से ही, लेकिन पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर रातों रात ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम हुई कैसे। देखिए, लंबी कहानी है, और लंबी ये जो एक साजिश वाली कहानी है जो आपने बताया कि रेलवे के बाद अगर किसी के पास संपत्ति है, वक्फ बोर्ड, जो एक वक्फ बोर्ड 1954 में बना, उसके बाद जो है आज अगर हम 2023 में बात कर रहे हैं, तो इतनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गई? इतनी प्रॉपर्टीज़ कुछ गवर्नमेंट ने, जो तत्कालीन सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी उस समय की, उन्होंने कुछ तुष्टीकरण के वश में आके उनको ज़मीनें ट्रांसफ़र कर दी। कुछ उन लोगों ने इलीगल कब्जा भी किया। जैसे अगर हम दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जो 123 प्रॉपर्टीज़ की, तो 1911 में, जब हम सबको पता है कि 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी थी। जब दिल्ली देश की राजधानी बनी, तो तब भी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो 1894 से लागू है इस देश में। तो लैंड एक्विजिशन के तहत जब भी सरकार किसी की ज़मीन एक्वायर करती है, तो उनको उसके एवज में पैसा देती है। ज़मीनें सरकार ने एक्वायर की, पैसा दिया उनको एवज में। और तब जो है, जैसे हमारे अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस समय दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हुआ करती थी, तो उनको दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दिया गया वो जो भी बिल्डिंगें बननी थी, जो भी काम होने थे दिल्ली में। लेकिन अचानक 1970 में वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, वो कब्जा कर लेता है। जैसे आपने जो भी दरगाहों का, केजी मार्ग पे आप जाइए, पटपड़गंज के कई इलाकों में जाइए, जितने वीआईपी इलाके हैं, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि क्या यहाँ पे दरगाह या मस्जिद होनी चाहिए, अगर आपको कहीं भी लगे कि ये सड़क के बीच कैसे हो गई या सड़क से निकल के कैसे हो गई, तो आप ये मान लीजिए कि वो इलीगल है। और 123 प्रॉपर्टीज़ का पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट है, वो मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो हो सकता है शाम हो जाए। लेकिन जहाँ भी आपको ऐसा दिखे, वो समझ लीजिए कि वो इलीगल है। तो 1970 में उन्होंने इलीगल कब्जा कर लिया। इलीगल कब्जा करने के बाद 1971 में सरकार ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है, और सरकार ने केस डाला। लेकिन 1984 तक आते आते सरकार उनको वो ज़मीन लीज पे दे देती है। वो भी लीज कितने पे, मतलब आज अगर हम और आपको अगर दिल्ली में अगर एक फ्लैट खरीदना होगा, तो शायद हमारा बुढ़ापा आ जाएगा तो हम एक फ्लैट खरीद पाएंगे। लेकिन वो ज़मीनें 1 रुपये पर एकड़ पर एनम, मतलब 1 रुपये में आप इतनी 1600 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, ऐसी ज़मीनें हैं वो, कहीं 1800 स्क्वायर फीट है, कहीं 2400 स्क्वायर फीट है। वो ज़मीनें 1 रुपये पर एकड़ सालाना के हिसाब से उनको लीज पे दे दी गई। ये कब की बात है? 1984 में, तब की कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार थी, तब ये ज़मीनें उनको लीज पर दे दी गई। उसके बाद जो है 1984 के बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक मामला डाला। विश्व हिंदू परिषद ने, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ज़मीनें सरकार की हैं, सरकार के पास ही रहनी चाहिए। वो मामला फिर चलता रहा। 2011 में सरकार आके कहती है कि हम इसमें पॉलिसी बनाएंगे।
पॉलिसी भी नहीं बनाई उन्होंने। और जब 5 मार्च 2014 को, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होने थे, उसके ठीक एक दिन पहले 4 मार्च 2014 को सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है रातों रात, कांग्रेस की सरकार, तुष्टीकरण की, जो आपने बात कही कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। तो उसको ये साफ उजागर होता है कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हो, और 4 मार्च 2014 को नोटिफिकेशन देते हुए ये उनको ज़मीनें ट्रांसफ़र कर दी गई और ये कहा गया कि ये ज़मीनें उन्हीं की हैं। 2014 में जब ये हुआ, उसके बाद से अदालत के अंदर ये दोबारा मामला कैसे उठा, या वही मामला जो 84 से चल रहा है? नहीं, वो मामला नहीं, वो मामला क्योंकि 2011 में डिसमिस कर दिया गया था। ये कहते हुए सरकार ने 6 महीने का समय मांगा था कि हम जो है 6 महीने में पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी के अंतर्गत अगर हमको इनको ज़मीन देनी भी होगी तो इनसे हम कुछ रेंट लेंगे, या जो भी जैसा भी एक पॉलिसी बनाएंगे तो ये अगर हमको रेंट देंगे, जो भी रेंट देंगे वो हम इनको वो लोग रहेंगे, अदरवाइज हम उसको अपने कब्जे में लेके हम जो सरकारी सुविधाएं जो भी होगी वो करेंगे। तो वो पिटीशन डिसमिस हो गई थी और पिटीशन इन्फ्रुक्चुअस भी हो गई। जब सरकार का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो अगर कोई नया नोटिफिकेशन आ गया तो वो इन्फ्रुक्चुअस भी हो जाती है। तो ये नई पिटीशन है जिसको हमने लगाया है। इसमें हमने ये मांग की है कि जो 1984 में जो ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर को रिटेन किया जाए। 2014 में जो नोटिफिकेशन इनका आया है 5 मार्च 2014 वाला नोटिफिकेशन, उसको नल एंड वाइट किया जाए। और सरकार की ही जो ज़मीनें हैं, देखिए इनके पास कोई कागज़ नहीं है, और मैं दिल्ली की ही बात नहीं करता हूँ, देश भर में जितने ज़मीनें हैं वक्फ, अगर किसी भी जो एक नजला रिकॉर्ड होता है, अगर ये 1911 की जो गांव की ज़मीन होती है उसमें फसली रिकॉर्ड होता है, जो शहरों की ज़मीन नजला रिकॉर्ड होता है, तो उस किसी भी रिकॉर्ड में अगर वो ये दिखा दें कि ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे कभी थी, क्योंकि 1954 में वक्फ बना है, उसके पहले मतलब कैसे उनके रिकॉर्ड में आ जाएगी। या फिर अगर आपने किसी के नाम थी, उन्होंने आपको बेचा है, तो वो कोई रिकॉर्ड दे दें। वो कभी कोई आज भी कोर्ट में अगर वो आते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारा इतने दिनों से कब्जा है, इसी के आधार पर मानते हैं। कोई भी रिकॉर्ड वो किसी भी कोर्ट में आज तक प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये जो पूरा मामला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके अगर कोई संपत्ति उनके कब्जे में है तो फिर उसकी सुनवाई अदालतों में नहीं हो पाती, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर अगर आप कोई दावा करते हैं। क्या इस तरह की चुनौतियां भी इस केस में आती हैं? नहीं, देखिए इस केस में चुनौतियां इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है प्रॉपर, कोई ऐसा, जैसा मैंने कहा कि ना ही उनकी ये ज़मीनें थी, ना ही उनको किसी ने जैसे जो इनका वक्फ बोर्ड के हिसाब से जो मुस्लिम्स हैं उनको अगर कोई दान कर देता है तो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ना ही किसी ने ऐसा किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी जो उनको दान किया है। वो जो आप बात कर रही है वो उन मामलों में आता है। ये ज़मीनें तो सरकार की हैं, सरकार की थी, और हमेशा कोर्ट ने कई बार कहा है, सरकार ने खुद कहा 1971 में सरकार ने खुद केस डाला कि नहीं ये ज़मीनें इनकी नहीं है, हमारी हैं ज़मीनें। लेकिन फिर 1984 में एक बार तुष्टीकरण की राजनीति की गई, क्योंकि तब भी लगभग चुनाव थे। 2014 में जब फिर चुनाव थे तो फिर तुष्टीकरण की राजनीति की गई। मैं इसमें एक बात कहूँगा कि जैसे देखिए जैसे वो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा होता है, तो पाप का घड़ा ये जो 4 मार्च 2014 को शायद वो भरा, पाप का घड़ा भर गया था, जो कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है फिर फूटता है, फिर वो, तो उसके बाद वो पाप का घड़ा मुझे लगता है जो इन्होंने एक तुष्टीकरण की राजनीति की, वो पाप का घड़ा इनका भरा और फूटा, और तब जाके एक देश में एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। बिल्कुल। जब आप कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो वकील होते हैं उनकी दलीलें क्या होती हैं इस केस को लेकर? देखिए मैंने कहा कि उनकी सिर्फ यही दलीलें होती है कि ये हमारी ज़मीन, हम लोग यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं और बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे कब्जा है, तो ये ज़मीनें हमें दे देनी चाहिए सरकार ने, क्योंकि हमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू किया है। देखिए कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन, चाहे वो सरकार हो चाहे वो हम आम लोग हों, कानून की निगाह में सब लोग एक हैं, जो आर्टिकल 15 कहता है। तो कोई भी इलीगल, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट भी कहता है कि अगर आपने एक बार जिस ज़मीन को एक्वायर कर लिया पैसा देके, आप उसको दोबारा थोड़ी एक्वायर करेंगे। आप दोबारा अगर कोई मेरा इलीगल कब्जा आ जाए तो मैं थोड़ी एक्वायर करूँगी, वो तो मेरी ज़मीन है, वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ रहे हैं, 1970 से कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो उनके पास सिर्फ यही कहने के लिए सिर्फ यही होता है कि ये इलीगल प्रोसीडिंग चल रही है, ये प्रोसीडिंग रोक दी जाए, ये जो हमारा कब्जा है वो हमारा बना रहने दिया जाए। अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, वो भी इस मामले में बीच में उन्होंने काफ़ी उठाया था इस मामले को, और यही कहा था कि इस मामले को छोड़ दिया जाए। जी। आपको लगता है कि जो नोटिफिकेशन 4 मार्च 2014 को यूपीए के या कांग्रेस सरकार ने जो जारी किया था वो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अड़चन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि देखिए सरकार का एक नोटिफिकेशन जब होता है तो एक गैजेट में जब नोटिफिकेशन होता है तो सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास पावर होती है, अगर उनके पास कोई संपत्ति है, अगर उनकी वाकई में कोई संपत्ति ऐसी है जिसको वो किसी
डेवलपमेंट के नाम से अगर किसी को देना चाहें, ऐसा नहीं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, क्योंकि देखिए उन जमीनों पर अगर देश का एक मुस्लिम वर्ग है तो देश का एक हिंदू वर्ग भी है, क्रिश्चियन वर्ग भी है, जैन वर्ग भी है, उनका भी उन जमीनों पर कब्जा होना चाहिए भाई। या तो आप 123 में से ऐसा कर दीजिए कि भाई हिंदुओं की आबादी ज़्यादा, 100 उनको दे दीजिए, दो चार मुस्लिमों को दे दीजिए, 2-4 क्रिश्चियन को दे दीजिए, 2-4 जैन को दे दीजिए, तो तब तो समझ में आता है कि चलिए भाई सारे धर्मों के बारे में सरकार ने सोचा और सबको दे दिया, सब अपने धर्म कर्म का काम कर रहे हैं उसमें। लेकिन आप अगर किसी एक संप्रदाय को, और वो भी ऐसी जगहों पर ज़मीनें हैं जहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य किए जा सकते हैं, दिल्ली के बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बनाई जा सकती, आप देखिए ना एक एक इंच के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, एक एक इंच के लिए कत्ल हो जाते हैं, और यहाँ इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको दान दे दी गई। आप एक एक इंच की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप 123 संपत्तियों की बात कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के पास अभी हैं, उनकी अगर बात करें तो वो जो जितनी संपत्ति उन्हें मिली, ये भी हमने देखा है और ये खबरों में भी आया है कि उससे कहीं ज्यादा कि उन्होंने कब्जा कर लिया आगे की जो जमीनें हैं उस पर भी, निर्माण के नाम पर। देखिए अगर मैं इसको और स्पेसिफिक कहूँ तो कहीं ज़्यादा, कोई स्पेसिफिक और मैं कहूँ तो लगभग 10 से 20 गुना बढ़ा लिया उन लोगों ने। अगर जिसके पास या 100 गुना तक कहीं कहीं बढ़ी है। 40 स्क्वायर फीट ज़मीनें थी, आज वो 400 स्क्वायर फीट ज़मीनें हैं। जहाँ पे 400 स्क्वायर फीट थी वो 800 स्क्वायर फीट है। वो भी रिकॉर्ड हमने हाईकोर्ट में दे रखा है, बाकायदे हमने फ़ोटोज़ के साथ, बाकायदे मैं आपको दे दूँगा फ़ोटोज़ के साथ लगाते हुए कि ये देखिए ये ज़मीन इतनी थी उस समय जब, क्योंकि 1980 में भी एक कमेटी बनी थी, बर्नी कमेटी ने पूरा जायजा लिया था, पूरा नापतोल किया था इनका। अभी भी जो सरकार है उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है जो कि सर्वे कर रही है इनका। तो अब जो सर्वे में निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि 40 स्क्वायर फीट जो ज़मीनें थी वो 400 स्क्वायर फीट हो चुकी हैं। तो ये लोग हर रोज़ वो कभी झाड़ू मारते मारते कब्जा कर लेते हैं, कभी वो मस्जिद के नाम पे थोड़ा सा और, भाई ज़्यादा लोग अब पढ़ने आ रहे हैं नमाज तो थोड़ा और कब्जा कर लेते। तो ये करते 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 तभी तो देखिए ना सड़कों तक मस्जिदें आ गई हैं, सड़कों तक दरगाहें आ गई हैं। बिल्कुल बीच सड़कों पे दिल्ली में आप चले जाइए, सेंट्रल दिल्ली में चले जाइए या कहीं पर भी आप जाके देखिए, आपको मज़ारें जरूर मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन जो निकाला था सरकार ने, क्या उसे नल एंड वॉइड कर सकते हैं? कोर्ट के पास इस पूरे मामले को लेकर किस तरह के अधिकार हैं और किस तरह के फैसले की उम्मीद की जा सकती है? देखिए कोर्ट के पास हमेशा ये अधिकार होता है कि कोई भी इलीगल काम होता है, चाहे वो सरकारों द्वारा किया जाए, चाहे वो एक आम आदमी द्वारा किया जाए, चाहे किसी नेता या ब्यूरोक्रेट द्वारा किया जाए, कोर्ट के पास हमेशा ये अधिकार होता है उस नोटिफिकेशन को नल एंड वाइड करने का। जैसा 1984 में कोर्ट ने किया था, जब ये 1984 का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ₹1 पर एकड़ पर एनम के हिसाब से उनको ज़मीनें लीज पे दे दी गई थी, तब भी कोर्ट ने कहा था कि नहीं, द पोजीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी शुड बी रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट के पास पोजीशन रिटेन करने के लिए बोला, लेकिन सरकार, तब की सरकार कैसी थी हम सबको पता है, तो उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया। तो अगर वो नोटिफिकेशन तब रद्द हो सकता था 1984 में, तो 2023 में भी वो नोटिफिकेशन आज नहीं कल रद्द होगा। कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर आपके पक्ष में आता है या वक्फ बोर्ड के पक्ष में आता है, ये तय है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो क्या लगता है ये लड़ाई अभी कितनी लंबी चलने वाली है? देखिए लड़ाई तो बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसका काम ही है कब्जा करना, जिसका काम ही है विस्तारीकरण, अपने विस्तारीकरण के लिए वो जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनका एक काम ही है, और हमारा है कि हम कम से कम अपनी जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारे जो चीज़ें हैं, हमारी जो संस्कृतियाँ हैं, हम बचाने के लिए लड़ते हैं। हम किसी का कब्जा करने के लिए, किसी के विस्तारीकरण के, अपने विस्तारीकरण के लिए लड़ते नहीं हैं। हम अपना विस्तारीकरण सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो विस्तारीकरण के लिए किसी की जान भी ले लेते हैं, दे देते हैं। तो वो लड़ाई तो देखिए, राम मंदिर का देखिए फैसला कितने वर्षों के, कितने लोगों के बलिदान के बाद और कितने वर्षों की तपस्या के बाद फैसला आया है। तो ये भी लड़ाई जो है लंबी चलेगी, लेकिन हम भी अपने धरोहरों के वापस लेने के लिए हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि ये लड़ाई, जो कि एक तरह से कानूनी लड़ाई है, और वक्फ बोर्ड की जो हम देखते हैं ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने की जो आदत सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में रही है, अगर फैसला आता है तो ये फैसला एक नज़ीर बनेगा। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन जिसको कहते हैं ना, उत्तराखंड आप देख लीजिए, कोई भी बड़े किसी भी आप शहर में जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई ये समस्या हर जगह नज़र आती है। और अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो
उसका कानून के जरिए ही इलाज भी होना चाहिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि फैसला पक्ष में आए और जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जिन पार्टियों ने उन्हें शय दी है, उन सबको इससे एक सबक मिले, एक नसीहत मिले और भविष्य में अपनी जमीन बचाकर रखने की जो कोशिशें भारतीय संस्कृति के अंदर लोग करते आ रहे हैं वो पूरी होती रहे। आप यहाँ पर आए और हमसे पूरी बातचीत आपने की, शेयर किया आपने सब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र प्रताप। नमस्कार।